गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बस द बटन। माय नेम इज चंचल और आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो अभी जाओ और उस वीडियो को पूरी देखो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट मेथड विच इज़ परसेंटेज मेथड। इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब जो यहाँ पे ये जो डिमांड है ना, ये जो डिमांड है ये कौन सी है? ये है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है ये? क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि जब प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से जो डिमांड में, यानी कि सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी के चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड के बारे में। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू में 100। ठीक है। और ये जो अगर डेल्टा एक्स है इसको फाइंड आउट करने का क्या मतलब डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1। ठीक है। अभी आप इसको x भी लिख सकते हो और आप इसको q भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई उसका मतलब ज़्यादा मेजर इशू नहीं है वो। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस का भी इसी तरह से मेथड होगा। क्या होगा? डेल्टा पी एक्स अपॉन एक्स इंटू में 100। और ये डेल्टा पी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? P2 माइनस P1। ठीक है। अब ये हमने देखा कि ये हम यहाँ लगा देते हैं ED, क्योंकि ED के इक्वल ही तो है। अब ये क्या आ जाएगा? ED इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू में 100 विच डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इंटू में 100। ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल हो सकता है, ये तो आपने देख लिया। अब ये यहाँ पे क्या आ गया? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स अपॉन पी एक्स। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स इंटू में पी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है। तो ये आपके आ गया फॉर्मूला फॉर ईडी। ये आप इसका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है। ईडी क्या आ गया? ईडी एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक दूसरा फॉर्मूला इसका है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की क्या है, वो ये है, वेट, ओके। अब वो चीज़ ध्यान देने की क्या है कि आपके पास जो ईडी आएगा, ना, वो क्या होगा? वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब लेकिन आप उसको क्या लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे, क्योंकि जो वो नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट करता है? जैसे अब इधर देखो, ओके। अब इधर देखो कि जैसे मान लो पहले प्राइस P1 प्राइस था ₹10। कितना था? ₹10। तो यहाँ पे जो आपका एक्स था, यानी कि जो आपकी डिमांड थी वो कितनी थी? वो थी 100 यूनिट्स। कितनी थी वो? 100 यूनिट्स। अब मान लो कि जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया और वो कितना हो गया है? ₹20। तो जो आपकी डिमांड है वो कम हो जाएगी। आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई तो है नहीं, तो डिमांड किसी की ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब किसी की ज़्यादा कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा मतलब थोड़ी कम होगी, किसी की ज़्यादा कम होगी। तो ये मान लो 50 यूनिट्स है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डेल्टा पी एक्स फाइंड आउट करो तो वो क्या आ जाएगा? यानी कि प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है। P2 माइनस P1 विच इज़ इक्वल टू 20 माइनस 10 विच रिजल्ट्स 10, यानी कि ₹10। ठीक है ना। अब अगर आप डेल्टा एक्स फाइंड आउट करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू -50। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? -50। अब इसी तरह से अगर आप मान लो कि अभी ये इनिशियल प्राइस है, अब अगर आप मान लो कि अब ये इनिशियल प्राइस है और ये इनिशियल डिमांड है, ठीक है, और ये फाइनल प्राइस है और ये फाइनल डिमांड है। अब यहाँ पे क्या होगा
कि आप 20 माइनस 10 करो तो आपके पास डेल्टा पी एक्स आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा -10, सॉरी। अब इसको इनिशियल मान लो, तो अब क्या हो जाएगा 10 माइनस 20, तो 10 माइनस 20 कितना आ गया आपके पास -10। और अगर आप डेल्टा एक्स निकालो तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि वहाँ पे भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी वैल्यू, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, डेल्टा जो है वो नेगेटिव आ सकता है। और ये देखो, अगर डेल्टा पी एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू जो है यानी कि जो डिमांड है ये नेगेटिव आएगी। और अगर डेल्टा क्यू जो पॉजिटिव है तो जो डेल्टा पी एक्स है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, और एक दूसरा कम हो रहा है तो एक जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वही बात हो गई यहाँ पे, तो लॉ ऑफ डिमांड आ गया ना सॉरी। तो ये जो था ये आपका था परसेंटेज मेथड। तो आप क्या लिखोगे, अगर ईडी नेगेटिव है तो उसको ईडी इज इक्वल टू, जैसे मान लो ईडी -2 आया है तो आप उसको देयरफॉर करके ईडी इज इक्वल टू 2 लिखोगे, और नीचे नोट में ये स्पेसिफाई कर दोगे कि price and demand are inversely related, hence ed always be negative but the coefficient is to be taken as positive number, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपनी। नाउ लेट्स सी आर ज्योमेट्रिकल मेथड यानी कि हम ग्राफिकल मेथड हम यूज़ करेंगे, यानी कि ग्राफ का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना ईडी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रही है इधर से, और ये जो है ये एक्स को, और ये एक्स हो गया हमारा और ये वाई हो गया। तो एक्स और वाई को ये दोनों तरफ से कट कर रही है, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व है, जो ये ए बी है ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। अब इसमें जो हमने सारी वैल्यूज़ ली हैं, यानी कि हमने यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन इलास्टिक भी, ठीक है, और यूनिटेड इलास्टिक भी, सब कुछ यहाँ कंसिडर करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का जो मिड पॉइंट है उसे मार्क कर लेंगे एज सी, ठीक है। जो ए बी का मिड पॉइंट है उसको मैंने मार्क कर लिया सी, ओके। अब ये जो सी हो गया हमारा मिड पॉइंट हो गया, ए बी जो हमारा डिमांड कर्व है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको पता है तो ए सी इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी होगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ईडी को फाइंड आउट करने का ग्राफिकल मेथड के थ्रू, वो है लोअर सेक्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेक्शन ऑफ डिमांड कर्व। अब जो लोअर सेक्शन है डिमांड कर्व का वो क्या है इधर, जैसे अगर हम पॉइंट सी पे देखते हैं, एट पॉइंट सी, ओके, एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा डिमांड कर्व हमारे पास, लोअर सेक्शन यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय अपर सेक्शन क्या है ए सी, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। हमें पता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए सी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। और ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे ये है हमारा ईडी, ठीक है, यानी कि जो ईडी आया है हमारा इस मिड पॉइंट पे वो क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, क्या आ रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है। अब हम पॉइंट ए जैसे मान लो अब एक पॉइंट और ले लेते हैं इधर, विच इज, इसको हम मान लेते हैं डी पॉइंट, ठीक है, इसको हमने मान लिया डी पॉइंट। 1 जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, इसको हमने मान लिया पॉइंट डी। अब एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, अब इस पॉइंट डी पे देखो इसका लोअर सेक्शन क्या होगा, ये होगा ए बी डी, क्या हो जाएगा ये बी डी, और इसका अपर सेक्शन क्या हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा ए डी। अब आप एक बात बताओ कि, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, अब यहाँ देखो, अगर आप देख सकते हो कि जो ये हमारा बी डी वाला सेक्शन है ये छोटा है इस ए डी से, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है।
जो BD है वो छोटा है AD से, तो हम देख सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू हमेशा कम आती है, ये मैथ्स में पढ़ा है। अब डिनोमिनेटर बड़ा है और अपर पार्ट जो है वो छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है, तो जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। क्या आएगी? वो लेस देन 1 आएगी। तो यानी कि ED, और ये हमारे पास क्या है, ये ED तो है हमारा, तो ED हमारे पास लेस देन 1 आएगा। यानी कि मिड पॉइंट पे जो है जो ED है वो इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक होगा। और ये जो D पॉइंट है इस पे क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा, तो यानी कि ये क्या होगा? लेस इलास्टिक होगा। क्या होगा? ये लेस इलास्टिक होगा। ठीक है, अब एक देखो इधर, अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे E पॉइंट, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? E पॉइंट ले लेते हैं। तो इस E पॉइंट पे क्या होगा? ओके, फर्स्ट लेट मी रब दिस थिंग। यस, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे भी वही होगा। ED क्या आ जाएगा हमारे पास? EB अपॉन AE। क्या आ जाएगा? EB अपॉन AE आ जाएगा। और अब आप यहाँ देख सकते हो कि इस वाले सेक्शन में ये पार्ट बड़ा है और ये पार्ट जो है ये छोटा है। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? ग्रेटर देन 1 आती है। क्या आती है? वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। तो यहाँ पे आपके पास जो ED है वो क्या आ गया? ग्रेटर देन 1 आ गया। तो यानी कि आपने देखा कि एट पॉइंट D जो ED की वैल्यू थी वो क्या थी? लेस देन 1 थी, यानी कि लेस इलास्टिक। पॉइंट C पे क्या था कि यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक था, और पॉइंट E पे क्या है? यहाँ पे जो था हाईली इलास्टिक था। अब इसी जो B पॉइंट और A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट पे क्या होगा कि लोअर सेक्शन जो होगा डिमांड कर्व का, अब यहाँ कोई लोअर सेक्शन तो है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करते तो वो क्या आती है? 0। तो इस B पॉइंट पे जो ED की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस A पॉइंट पे, अब यहाँ पे इसका अपर पार्ट नहीं है, तो अपर पार्ट क्या हो जाएगा? इस केस में 0 हो जाएगा। और आप 0 से किसी भी चीज़ को, मतलब अगर डिनोमिनेटर में किसी भी चीज़ के 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। तो यहाँ पे जो एट पॉइंट A है वो क्या होगा? ED क्या होगा? वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पॉइंट A पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है, तो ये था आपका ज्योमेट्रिक मेथड। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मैंने आप लोगों को बताया, अलग अलग पॉइंट्स पे जो इलास्टिसिटी है वो भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे मान लो अगर E है तो वैल्यू जो है ये 1.1 होगी, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, इस पॉइंट E पे जो वैल्यू है वो क्या होगी? ग्रेटर देन E होगी। सिर्फ ये रेंज बताता है। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर हम यही है कि हर ग्राफ पे जो है वो इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, तो हम इलास्टिक के लिए अलग क्यों बनाते हैं, इन इलास्टिक के लिए अलग क्यों बनाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने ग्राफ की यहाँ बात की है ना, इस ग्राफ में सिर्फ हम क्या बता रहे हैं कि इस ग्राफ में इलास्टिक भी है, इन इलास्टिक भी है, हाईली इलास्टिक भी है, लेस इलास्टिक भी है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये जो A से E पॉइंट है जहाँ पे ED ग्रेटर देन 1 है, और इसमें हम A को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, इस A से E पॉइंट में हम A को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाईली इलास्टिक होगा। ठीक है, किसका डिमांड कर्व बनेगा? हाईली इलास्टिक का। इस सॉरी, हाँ ठीक है, और सॉरी, इस A से C पॉइंट तक क्या होगा? हाईली इलास्टिक होगा। और इस C पॉइंट से B पॉइंट तक क्या होगा? ये इन इलास्टिक होगा। ठीक है, और ध्यान रखने की चीज़ क्या है? A और B को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि A और B अगर इंक्लूड हो गए तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। तो ये था। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड कर्व को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
तो उनमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी यानी कि जो हमें कोई भी कमोडिटी दी गई है उसका नेचर क्या है, यानी कि या तो फिर वो नेसेसिटी है या कंफर्ट है और या लग्जरी है। अब इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो एक कमोडिटी है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि उसके लिए वो नेसेसिटी होगी, कंफर्ट होगी, लग्जरी होगी। हो सकता है कि आपके लिए जो लग्जरी है वो किसी और के लिए लग्जरी ना हो, या जो आपके लिए कंफर्ट है वो किसी और के लिए कंफर्ट ना हो। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट जो है वो नेचर ऑफ कमोडिटी। ये क्या कह रहा है कि कमोडिटी फॉर अ कंज्यूमर मे बी नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। अब अगर वो नेसेसिटी है यानी कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अगर अभी आपका ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है ना, तो आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है उसके लिए, या मान लो अभी आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो आपको डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दी हैं और वो आपको खानी है। तो अब आप क्या करोगे, ऐसा तो नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आप ये कहोगे कि अरे चलो कोई बात नहीं, अभी तो प्राइस बढ़ा हुआ है तो अभी दवाइयाँ नहीं खरीदती, बाद में खरीद लूँगी, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है। यानी कि आपका जो चेंज आएगा, यानी कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी में जो चेंज आएगा वो ग्रेटर देन होगा आपकी डिमांड में, यानी कि आपकी डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा जितना आपके प्राइस में, उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया है। ठीक है, तो इनइलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड पता है क्या होती है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यानी कि जब परसेंटेज चेंज जो प्राइस में आया है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, नेसेसिटी गुड का कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, या आटा ले लेते हैं। अगर मान लो कि अभी आप 4 रोटी खा रहे हो, ठीक है, अभी कुछ प्राइस है जिस पे आप 4 रोटी खा रहे हो। अब क्या हुआ कि प्राइजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, 1 रोटी ज़्यादा खा लोगे, 2 रोटी ज़्यादा खा लोगे, सॉरी, अगर प्राइजेस बढ़ जाते तो आप 1 रोटी कम खाओगे, ठीक है ना, या 2 रोटी कम खाओगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जो परसेंटेज चेंज आएगा प्राइस में, उससे जो आपकी परसेंटेज चेंज आया है डिमांड में वो कम होगी। ठीक है, यानी कि डिमांड में चेंज कम आएगा, प्राइस में चेंज ज़्यादा आएगा। ओके, तो यानी कि ये क्या होगी, इनइलास्टिक डिमांड होगी नेसेसिटी वाले केस में। अगर अब मान लो कोई गुड है जो कंफर्ट के लिए है, जैसे मान लो टीवी हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, फ़ैन हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी इलास्टिक डिमांड होती है, यानी कि जो चेंज आएगा आपके प्राइस में विल बी। अब कंफर्ट गुड्स में हमने एग्जांपल लिया है कि यार फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी, इस केस में जो डिमांड होगी वो इलास्टिक डिमांड होगी। क्या होगी, वो इलास्टिक डिमांड होगी। क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अपनी कंजप्शन को पोस्टपोन कर सकता है। जैसे अगर प्राइस बढ़ जाते हैं अभी रेफ्रिजरेटर के, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में थोड़े जब प्राइस कम होंगे तब हम ले लेंगे रेफ्रिजरेटर, अभी ऐसे काम चला लेते हैं, जो पुराना रेफ्रिजरेटर है हमारे पास अभी उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में, ठीक है, यानी कि जो परसेंटेज चेंज आएगा आपकी डिमांड में वो कई गुना ज़्यादा होगा देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस में जो परसेंटेज आएगा उससे, तो यानी कि आपका जो डिमांड में चेंज आया है वो कई गुना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया है, तो आपकी जो कंफर्ट होगी वो इलास्टिक डिमांड होगी। अब लग्जरी, अगर आप लग्जरी को कंफर्ट से कंपेयर करो तो लग्जरी गुड्स होंगे ये मोर इलास्टिक होंगे। क्या होंगे, ये मोर इलास्टिक होंगे। क्यों, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा इलास्टिक होंगे, अगर जैसे मान लो प्राइस कम हो जाता है, जैसे डायमंड है, अगर प्राइस कम हो जाता है तो आप क्या करोगे, आप उसकी, हो सकता है कि आप उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे। ठीक है, उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे क्योंकि वो आपको एक स्टेटस शो कर रहा है। उसी तरफ अगर अभी डायमंड जो है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो क्या होगा, आपकी जो डिमांड होगी ना उसमें जो चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू जो प्राइस में चेंज आया है। ठीक है, तो इसलिए लग्जरी गुड्स जो हैं ये मोर इलास्टिक हैं। ठीक है, यही मोर इलास्टिक क्या कहता है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ऐसा लग्जरी गुड्स के साथ भी होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आपका है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट में क्या है, अगर मान लो आपके पास कोई कमोडिटी है उसका सब्सटीट्यूट है, फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोक, ये बहुत ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं ये। अब क्या होगा कि अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ जाएंगे ना तो जो बायर्स हैं वो कोक की तरफ एंगेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो कोक की तरफ
टिल्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो कोक को ज़्यादा प्रेफर करने लग जाएंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो उससे क्या होगा कि पेप्सी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और कोक की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर पेप्सी के प्राइस कम हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो कोक की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी और पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनमें प्राइस का जो फ़र्क है वो डिमांड पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी कि जो भी प्राइस में चेंज होगा उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा डिमांड पे, क्योंकि वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हैं आपके पास, इसलिए, ठीक है, वहाँ पे आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप इसको कंज्यूम करो या ना करो। लेकिन अगर मान लो कुछ भी कम्युनिटी है जिसका ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कि आपके जो नॉर्मल डेली यूज़ होते हैं जो चीज़ें, जैसे वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, इसमें क्या होता है कि ये ऐसे गुड्स हैं जिनको आप किसी के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, या फिर इनके बहुत ही फ्यू सब्स्टिट्यूट्स होंगे। उस केस में क्या होता है कि ये जो होता है, इन गुड्स की जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो एज कंपेयर क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में क्या होंगे, मोर इलास्टिक डिमांड होगी, क्या होगी, मोर इलास्टिक डिमांड होगी। और आपको मैंने बताया है कि मोर इलास्टिक डिमांड क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा इनकम लेवल। इनकम लेवल में क्या होता है कि इनकम लेवल में लेस इलास्टिक डिमांड फॉर पीपल हैविंग हायर इनकम लेवल इन कंपैरिजन टू पीपल विद लो इनकम, यानी कि जिन लोगों की हायर इनकम है उसके लिए तो लेस इलास्टिक है और जिनकी लो इनकम है उसके लिए मोर इलास्टिक है। ऐसा क्यों? अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो अमीर लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेंगे कोई नहीं, अगर पहले 100 रुपये था अब कम से कम 150 हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वहीं गरीब होगा ना तो वो सोचेगा अरे 100 रुपये थे 150 हो गए, अरे नहीं बाप रे भैया अगली बार कर देंगे, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। तो इनकम लेवल डिपेंड करता है कि आपका जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या रहेगी, ठीक है, क्योंकि पुअर के लिए वो जो प्राइस है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होगा वो क्या होगा, पुअर पीपल के केस में वो क्या होगा, इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, या आप कह सकते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। और जबकि रिच पीपल के लिए क्या होगा कि जो परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में जो चेंज आया उससे कम आपकी डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है ना। अब लेवल ऑफ प्राइस देखते हैं। लेवल ऑफ प्राइस में क्या है कि एक्सपेंसिव गुड्स हाईली इलास्टिक डिमांड, इन एक्सपेंसिव गुड्स इन इलास्टिक डिमांड। अब एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, अगर मान लो कुछ भी एक्सपेंसिव गुड, जैसे मैंने भी डायमंड का एग्जांपल लिया, अब अगर डायमंड का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा ना तो क्या होगा, ज़्यादातर लोग सोचेंगे अरे डिमांड के प्राइस भी बढ़े हुए हैं, या डायमंड छोड़ सोने के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, बोलते हैं अरे अभी तो बहुत महंगाई है, सोने के प्राइस अभी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो अभी मत खरीदो, अभी रहने दो, ठीक है। लेकिन वहीं जब इनएक्सपेंसिव गुड्स होंगे उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो नीडल है, अगर नीडल का प्राइस पहले 4 रुपये था, अब अगर 7 रुपये हो जाता तो लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अरे कुछ नहीं पहले 4 दे रहे थे अब 7 दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो इनएक्सपेंसिव गुड्स होंगे उस केस में क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगी, यानी कि जो परसेंटेज चेंज होगा प्राइस में विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, यानी कि डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, स्लाइड चेंज होगा या थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन एक्सपेंसिव गुड्स में क्या आएगा कि डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जो आपका प्राइस में चेंज आया ना उससे कई गुना चेंज आपकी डिमांड में आएगा, तो ये क्या होगी, हाईली इलास्टिक, और ये क्या होगा, इन इलास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो अर्जेंट नहीं होते हैं, जो अभी आपको नहीं चाहिए होते हैं, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आपको अर्जेंट नीड में चाहिए होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है और आपको मेडिसिन चाहिए, या आपको किसी डॉगी ने काट लिया तो आप इंजेक्शन लगवाने गए हो, वो उस टाइम पे इंजेक्शन क्या होगा, वो अर्जेंट होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर डॉक्टर आपको कहेगा कि भाई आपको फीस जो है वो 500 रुपये देनी पड़ेगी, तो आप वो 500 रुपये भी दोगे, जबकि अगर मान लो पहले वो डॉक्टर 400 रुपये ले रहा था, अब वो 100 रुपये बढ़ा के ले रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, उसकी नीड है अभी, आपको क्या है, वो अर्जेंट है, तो वो 100 रुपये बढ़ा के लेगा। लेकिन आपकी डिमांड पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना प्राइस पे पड़ा है, क्यों, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो अर्जेंट डिमांड है उसके केस में इन इलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड होगी, यानी कि जो प्राइस में चेंज आएगा विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। उसी तरह अच्छा अर्जेंट गुड्स में, ठीक है ना, अर्जेंट डिमांड नहीं आएगा, यहाँ गुड्स आएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे कमोडिटीज़ होती हैं जो अर्जेंट नहीं होती, जो अभी आपको नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, वो हाईली इलास्टिक डिमांड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बिस्किट हो गए। अब मम्मी, कई बार देखा आपने, मम्मी जैसे राशन लेकर आती तो चलो बच्चों तुम्हारे लिए बिस्किट ले आई, ठीक है तुम बिस्किट्स खा लेना। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं बिस्किट के या कोक के या पेप्सी के, किसी के भी प्राइस बढ़ जाते हैं, तब की मम्मी बोलेंगी इतनी महंगाई हो रखी है, इतनी से रोज़ रोज़ चीज़ें मत लेकर आया करो, ये रोज़ रोज़ चीज़ें मत लेकर आया करो, ऐसे कहेंगी ना आपकी मम्मी। तो आपके, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अर्जेंट नहीं है, ठीक है, बिस्किट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स ये अर्जेंट चीज़ें नहीं होती। तो इनका प्राइस इनके जो प्राइस हैं अगर चेंज हो जाते हैं तो उससे आपकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। यानी कि अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप डिमांड को बहुत ज़्यादा कम कर दोगे, या प्राइस कम हो जाते तो डिमांड आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे। तो उस केस में क्या होगा, ये हाईली इलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0.2। तो डेल्टा पहले तो हम लिख लेते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0.2, ये आपको गिवन है। और प्राइस इलास्टिसिटी आपको गिवन है कितनी, -2, यानी कि ईडी आपको गिवन है -2 गिवन है। कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन डिमांड, तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज फॉल इन डिमांड, यानी कि जो परसेंटेज चेंज है ये क्या है, फॉल है इन डिमांड, ठीक है, इन डिमांड। ओके, तो बेसिकली आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड ही निकालनी है, पर यहाँ पे क्या होगा कि जो डिमांड में जो चेंज है वो फॉल हुआ है, यानी कि डिमांड डिक्रीज हुई है, आपसे ये कह रहा है। एंड कैलकुलेट द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, और क्या निकालना है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना है। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है Q इंटू पी, यानी कि जो प्राइस है और जो आपकी डिमांड है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, जब न्यू एक्सपेंडिचर आपको कितना गिवन है, यानी कि आपको न्यू एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, Q2 इंटू में P2, ये आपको गिवन है 180, ठीक है, ये आपको कितना गिवन है 180। और एट प्राइस 6, यानी कि P2 कितना है, 6 है, तो P2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसको इसे डिवाइड करो तो आपके पास Q2 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। Q2 कितना आ जाएगा आपके पास, 30 आ गया। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा ईडी हमें गिवन है तो पहले हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल लेते हैं, जो कि क्या आएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू में 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी इंटू में 100, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ये क्या है, -2 है, विच इज इक्वल टू डेल्टा, इसको परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, प्राइस बोल रही हूँ सॉरी, डिमांड है, ठीक है। और ये कितना हमें गिवन है, 0.2, तो 0.2 इंटू में 100 तो डेसिमल हट जाएगा तो आपके पास ये आ गया 20 और ये आ गया -40, कितना आ गया, -40, ठीक है। ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड है। अब यहाँ पे अब ये चीज़ देखो कि ये जो माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपकी जो डिमांड हुई है वो कम हो गई है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब क्या है, हमने क्या निकाल लिया, हमने अपना ये एक पार्ट तो निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना है। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर के लिए हमें Q1 चाहिए और P1 चाहिए। अब Q1 जो है हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और जो P1 है वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले Q1 देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसका फॉर्मूला हमें कितना दे रखा है, -40, कितना गिवन है ये हमें, -40%, ठीक है ना। अब ये माइनस मैंने बता दिया आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, ठीक है। तो ये आपको पता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू में 100 इज इक्वल टू -40, ठीक है, ये माइनस का साइन लगा रहे हैं अभी हम। तो ये Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू में 100 विच इज इक्वल टू -40। इसको आप इससे कैंसिल कर दो, ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो Q2 आपको कितना गिवन था इधर, Q2 आपके पास था 30, तो ये 30 आ जाएगा, 30 माइनस ये हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये हो जाएगा 150 माइनस 5 Q1 -2, कितना हो जाएगा, -2Q, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 3Q1, ठीक है। और इसको आप 50, ये क्या आ गया, Q1 कितना आ गया आपके पास, 50 आ गया, ठीक है। अब आपके पास P1 चाहिए आपको, तो P1 कहाँ से निकालोगे, ये आपको गिवन था 0.2 गिवन था, ठीक है ना। तो आपको पता है ये P2 माइनस P1 होता है,
P2 माइनस P1 0.2 डिवाइडेड बाय ये P1 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया इधर आके। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 कितना गिवन है, P2 आप लोगों ने निकाला था 6, अच्छा ये आपको गिवन था 6, तो ये 6 माइनस P1 कितना आपको नहीं पता, तो ये 0.2 P1 प्लस P1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, ओके, तो ये 6 इज इक्वल टू, ये आ गया 1.2 P1, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 60 डिवाइडेड बाई 12 P1 और ये आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है, ये आ गया P1। और अब हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर का हमें फॉर्मूला पता ही था Q1 इंटू P1, तो यानी कि 50 इंटू में 5 विच इज़ इक्वल टू 250, तो यानी कि आपका आ गया टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 250। तो यहाँ आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको बड़ा सा थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।